अच्छा दिमाग है। अच्छा, ये काफी बड़ा चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स हमारा। जिस तरह अलजेब्रा लेंदी चैप्टर है और बड़ा चैप्टर इसमें से इंक्लूड होता है, ये भी हमारे पास एक बड़ा चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? ठीक हो बेटा? यस सर। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स, आप लोगों ने स्टैट्स वर्ड सुना होगा कभी। यहाँ पे कौन है, सारे साइंस वाले या कोई कॉमर्स वाला भी बच्चा है? सर मैं कॉमर्स वाला हूँ। अच्छा अच्छा, कॉमर्स में भी अक्सर होता है डेटा और स्टैट्स वगैरह के हवाले से, वो तो खैर आप आगे पढ़ोगे। या अगर इकोनॉमिक्स वगैरह में भी स्टैट्स होते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली होता क्या है? तो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्या मतलब हुआ कि स्टैटिस्टिक्स बेसिकली है कि यू हैव अ कलेक्शन ऑफ डेटा, आप उसको डिफरेंट तरीकों से रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो सकती है? इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स हो सकती है। सबकी एग्जांपल्स दूंगा। टेबल्स हो सकती है, चार्ट्स हो सकते हैं। के अलावा चार्ट्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पाई चार्ट है, पिक्टोग्राम है, और हिस्टोग्राम है। बल्कि ग्राफ्स का पार्ट आ जाएगा। पिक्टोग्राम है, पाई चार्ट है। इसके अलावा अगर हम ग्राफ्स की बात करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होती है। ग्राफ्स का क्या मतलब हुआ? वही ग्राफ्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होते हैं, उस पे हमारे पास डिफरेंट तरीके के, कोई या तो कुछ बार्स होंगे या कोई यू कैन से कोई ग्राफ ऐसा होगा, कोई एस ग्राफ होगा, या कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, लाइन ग्राफ हो सकता है। बहुत सारे ग्राफ्स हैं जो हमारा डेटा जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ से हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं? हमारे पास ग्राफ में है हिस्टोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कर्व, बार चार्ट या बार ग्राफ एक्चुअली, और लाइन ग्राफ। इसी के साथ साथ एक डिफरेंस है ऑफ जीसी स्टूडेंट्स एंड आईजीसीएसई स्टूडेंट, कि ये जो है एक और टॉपिक पढ़ते हैं आईजीसीएसई वाले स्टूडेंट्स, विच इज स्टेम एंड लीफ डायग्राम। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि जिस वक्त मैं ये समझा रहा हूँ, मैं कोशिश ये करूंगा कि सिर्फ जैद को मैं समझा दूं ये कॉन्सेप्ट, बिकॉज आप लोग का कॉन्सेप्ट नहीं है ये जीसी स्टूडेंट्स का। ये ए लेवल्स में फिर आप लोग का सबका आएगा, ये ए लेवल्स के अंदर फिर सबके साथ मर्ज हो जाता है ये। तो ये बेसिकली दीज आर द रिप्रेजेंटेशंस जो जिनको हम लोग को समझना है, पढ़ना है, और हर तरह के ग्राफ्स एंड चार्ट्स समझ में आने चाहिए। हम ग्राफ्स और चार्ट्स को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ उससे क्या क्या कर सकते हैं, क्या वैल्यूज निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, हाईएस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो वो सब हम लोग आज इसमें देखेंगे। मेरी आवाज सबको क्लियर है? यस सर। कहीं भी लैग करे ना मुझे बता देना, क्योंकि मैं फिर डेटा पे आ जाऊंगा। अभी मैं डेटा पे नहीं हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे इजी बात सबसे पहले ये करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी डेटा है तो डेटा कैन बी ग्रुप्ड
और अनग्रुप्ड। डेटा किस तरीके से हो सकता है? ग्रुप हो सकता है, ग्रुपिंग हुई हो, या अनग्रुप हो, रैंडम सा डेटा हो। डेटा क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो बॉल कैच करनी है बार बार, और मैंने क्या किया, मैंने बॉल को हवा में फेंका और उसके बाद कैच किया, और वो बॉल का मुझे टाइम नोट करना है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बिल्कुल रफ एग्जाम्पल है। तो टाइम टू कैच द बॉल फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मैं बॉल हवा में फेंक के वापस कैच कर रहा हूँ, हो सकता है वो आपके पास आए 1.2 सेकंड्स में, फर्स्ट ट्राई में। फिर मैं दोबारा फेंक रहा हूँ उसको, तो हो सकता है 1 सेकंड में आ जाए। मैं सेकंड्स नहीं लिख रहा, बस मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, डायरेक्ट 1 में आ गई। थोड़ी सी ऊंची फेंकी तो वो हो सकता है 2 सेकंड्स में आए, फिर दोबारा 2 सेकंड्स में आ रही है, फिर 0.5 सेकंड्स में आ रही है, उसके बाद 3 सेकंड्स में भी आ रही है, और लास्टली 1.5 सेकंड्स फॉर एग्जाम्पल। दीज आर द टाइम, 1 2 3 4 5 6 7, सही है। दीज आर द टाइम जो बेसिकली लगा है फॉर द कैचिंग ऑफ द बॉल, और ये रैंडम है। ठीक है, ये रैंडम मैंने ट्रायल्स ले ली, यू कैन से ट्रायल्स हैं, ट्राइज है। मैंने ट्राई किया, मैंने जो है वो टाइम नोट किया सबका, और मैंने टाइम लिख दिया। नाउ दिस इज माय अनग्रुप डेटा, क्योंकि ग्रुपिंग नहीं हुई हुई इसके अंदर। दिस इज अनग्रुप डेटा, बिल्कुल जो है हमारे पास इसके अंदर ग्रुपिंग नहीं है। रैंडम जो भी हमारे पास जो भी वैल्यूज आ रही थी, हमने क्या किया, उसको लिख लिया। दिस इज कंसिडर्ड एज अनग्रुप्ड। अब क्या क्या करवाएंगे वो अनग्रुप डेटा के साथ, किस तरह की कैलकुलेशंस होगी वो हम देखते हैं। तो वो हमसे निकलवाएंगे मीन, विच इज ऑल्सो नोन एज एवरेज। अक्सर मतलब कोई भी मुझसे, मैं उस अगर कोई किसी को मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जो है वो बॉल फेंकी और कैच की, तो मुझसे पूछेगा ना कि अंदाजन कितने टाइम पे आपके पास बॉल आ गई वापस। तो उसका एक अंदाजा एवरेज बताना होगा, इंस्टेड ऑफ मैं बोलूँ उसको कि पहली ट्राई में जो है वो 1.2 सेकंड्स में आया, दूसरी ट्राई में 1 सेकंड में आ गई, तीसरी ट्राई में 2 सेकंड। वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि भाई क्या कर रहे हो, एक एक का क्यों बता रहे हो, अंदाजन या एवरेज करके बता दो मुझे। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो एवरेज हमारी लाइफ में तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर जैसे बच्चों के मार्क्स भी आते हैं, तो अगर मैं फर्स्ट असेसमेंट, सेकंड असेसमेंट, थर्ड असेसमेंट के बहुत सारे मैंने असेसमेंट्स लिए, एक बच्चे के 5 टेस्ट लिए मैंने, तो मैं खुद भी क्या करूंगा, एट द एंड इवेल्युएट करूंगा कि इस बच्चे की एवरेज स्कोरिंग क्या है, उस हिसाब से मैं उसको ग्रेड दे दूंगा। अक्सर ऐसा स्कूल्स में भी होता है। तो बेसिकली एवरेज हमारी लाइफ में बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है कि एवरेजिंग। अक्सर हमारे पास डेली लाइफ की एग्जांपल्स होती हैं कि पूछा जाता है भाई आपके घर से स्कूल कितना दूर है, तो हम लोग कह देते हैं कि भाई लगभग जो है वो 5 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर है फॉर एग्जाम्पल। कोई मुझे कह रहा है 10 किलोमीटर है, तो हो सकता है कि भाई 11 किलोमीटर भी हो सकता है, 9 किलोमीटर भी हो सकता है। कभी आपने शॉर्टेस्ट रूट पकड़ा तो वो 7.5 किलोमीटर भी दे रहा है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो वो कितने किलोमीटर्स है, 10 किलोमीटर्स है। सेम गोज फॉर टाइम, टाइम का भी एवरेज दिया जाता है कि अंदाजन इतने टाइम पे आपका एक काम, मतलब है इससे पहले भी हो सकता है, बाद भी हो सकता है। तो दैट्स हाउ एवरेज वर्क। अब यही वाली बात है कि टाइम टू कैच द बॉल, इसका एवरेज क्या है। हम एवरेज भी निकालेंगे। पहले हमने मतलब समझ लिया कि एवरेज कहते हैं किस। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। हेलो। यस सर। सर आपकी आवाज लैग ठीक हो है, रही है। पहली चीज लैग हो रही है। चलो मैं जरा इसको डेटा पे आ जाऊँ लेट। नबीहा, सबसे पहली चीज हो गई मीन। सेकेंडली मीडियन, मीडियन इज ऑल्सो नोन एज मिडिल वैल्यू। और thirdly we have
mode which is most repeating value. एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा आपने. असेंडिंग में आपको चेंज करना पड़ता है, फिर हम मीडियन निकालते हैं क्योंकि मीडियन मीडियन मिडिल का कॉन्सेप्ट है. एंड लास्टली वी हैव रेंज. तो हम अनग्रुप डेटा में इस तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं. हम मीन निकालें, मीडियन निकालें, मोड एंड लास्ट में रेंज. रेंज क्या है? हाईएस्ट द डिफरेंस इन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू. हाई और लो में कितना फर्क है, क्या रेंज है. चलो बारी बारी क्या करते हैं, मीन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, मोड निकालेंगे. सबसे पहले मीन निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मीन का एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं. तो मीन बेसिकली सम ऑफ ट्राइस ऑफ क्या निकलेगा, मीन. नाउ एवरेज निकलेगा. हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस सर. अच्छा मुझे 2 मिनट दो और, आज थोड़ा मसला हो रहा है. बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है. हेलो. जी सर आ रही है. यस सर. सही है, पहले से बेहतर है आवाज. ठीक है बेटा. ऑफ ट्राई से क्या मतलब है कि आपने जितनी भी ट्राई की है और जितनी भी वैल्यूज आई है उनको ऐड करना है. तो 1.2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 0.5 प्लस 3 प्लस 1.5 डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ट्रायल से कि आपने कितने ट्रायल्स किए टोटल. तो 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ट्रायल्स का मतलब है हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, बाय 7. तो एक एवरेज आ जाएगा. तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द मीन और यू कैन से एवरेज. उसको ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है. 11.2 divided by 7 which is 1.6 seconds. इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि ऑन एवरेज आपने जब बॉल फेंकी और कैच की तो वो कितने कितने सेकंड्स में आपके पास आ गई, तो बोलूंगा 1.6 सेकंड्स में आ गई. इवन दो यू कैन सी कि हमारे पास इस डेटा के अंदर कहीं पे भी 1.6 नहीं लिखा हुआ. आप लोग ये देख सकते हो. कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 1.6 एग्जैक्टली 1.6 सेकंड्स में मेरे हाथ में बॉल आई. बट बिकॉज ऑफ डिफरेंट वैल्यूज मेरा मीन क्या खड़ा हो रहा है, 1.6 में हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देता हूँ इसी तरीके से, अगर आप लोगों को मीन को अच्छी तरीके से समझना है, बिकॉज जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चंस भी आने लग गए हैं आपको पेपर के अंदर ना, कि मीन कैसे इफेक्ट हो सकता है अगर बड़ी वैल्यू आ जाए कोई या छोटी वैल्यू. तो एक बात याद रखना, अगर वैल्यूज में इतना डिफरेंस नहीं है, इतना गैप्स नहीं है, इतना वो नहीं है, इतना फर्क नहीं है, इतनी वेरिएशंस नहीं है. फॉर एग्जाम्पल 1.2 1.2 1.2 बार बार आ रहा है और एक आध 1.1 है, बाकी सब जगह पे 1.2 सेकंड्स में आपके पास आ रही है, तो आपका एवरेज भी 1.2 के करीब ही आएगा, या हो सकता है 1.2 ही आ रहा हो. लेकिन अगर बहुत स्कैटर्ड डेटा है, क्या मतलब है, बहुत बहुत ही बड़ी रेंज वाला डेटा है. फॉर एग्जाम्पल कभी 1 सेकंड्स में आ रही है, कभी 3 सेकंड में आ रही है, कभी 9 सेकंड्स में आ रही है, फिर कभी 4 सेकंड्स में आ रही है, कभी फिर दोबारा 1 सेकंड में आ रही है. तो जब इसका मैं एवरेज निकालूंगा तो इसका 5 और 6 में एवरेज खड़ा हुआ होगा. इवन दो 5 और 6 वैल्यू नहीं आई है, लेकिन बिकॉज ऑफ दीज एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ लोएस्ट एंड हाईएस्ट, लोएस्ट इज 1 एंड हाईएस्ट इज 9, हमारा मीन कहाँ खड़ा हो रहा है, मिडिल में. बात समझ में आ रही है?
Yes, sir. अब एक और एग्जांपल दे देता हूँ, उसको मैं लिख के भी समझाता हूँ कि मीन कितना जल्दी इफेक्ट हो सकता है। मीन ऐसे हो सकता है, लेट्स से 6 क्लास या तो 11 क्लास के बच्चों की बात करते हैं। चलो 11 क्लास के बच्चों की यूजुअली 11 क्लास के बच्चों की यूजुअली एज होती है 15 to 16। तो मेरे पास 10 बच्चे हैं और ये मैं एज 15 है किसी की, फिर 15 है, फिर 16 है, फिर 16 है, फिर 15 है, 15 है। आना तो चाहिए मीन जो है 15 to 16 के करीब। लेकिन एक बच्चा ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल सर ऐसे हैं, सर भी 11 क्लास में बैठे हैं और सर की जो एज है वो लेट्स से 23 है, और एक और किसी को भी बिठा देते हैं बड़ी एज वाले बंदे को, जिसकी एज 30 है, वो भी 11 क्लास पढ़ रहा है, रिपीट कर रहा है। प्रॉब्लम क्या होगा यहाँ पे, जब हम इसका एवरेज निकालने को आएंगे, अभी निकाल भी लेते हैं रफली, अगर हम इसका एवरेज निकालने को आएंगे तो हमारा मीन बहुत ग्रेटली इफेक्ट होगा। चलो एक काम और करते हैं, किसी छोटे बच्चे को भी बिठा देते हैं, 3 साल के बच्चे को भी बिठा देते हैं 11 क्लास में, मीन बहुत बैडली इफेक्ट होगा। चलो अगर एक तरफ की अगर हम लोग अभी देखते हैं एक्सट्रीम वैल्यू, हायर वैल्यू ही देखते हैं, तो उससे भी मीन काफी इफेक्ट होगा। अभी चेक करते हैं, 23 है 30, तो 15 + 15 + 16 + 16 + 15 + 15 + 23 + 30, 145, and 145 how many number of people are there? 8 sir. 8. 8 तो एज क्या आ रही है, 18.125 आ रहा है मीन, 18.125 या 18 ईयर्स का कोई बंदा तो है ही नहीं। और कितनी कैसे शिफ्ट हो गई आगे एज, 15 और टू 16 में ही थी, लेकिन 2 और आगे एज शिफ्ट हो गई बिकॉज ऑफ दीज एक्सट्रीम वैल्यूज। अगर इधर ही मैं कोई 30 के बजाय, अगर मैं 23 के बजाय यहाँ पे मैं 45 ईयर्स का बिठा देता हूँ, यहाँ पे 70 ईयर्स का कोई बंदा बिठा देता, उससे और बुरी तरीके से इफेक्ट होता है मीन। जितनी आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज या एनोमिलस पॉइंट्स होंगे, इनको एनोमिलस पॉइंट्स, एक्सट्रीम वैल्यूज, बहुत सारे नामों से बोला जाता है, तो इससे मीन बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हो सकता है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो जैसे अगर आपके पास बहुत, जैसे एक होता है ना, जैसे अगर आप एक डेटा कलेक्ट कर रही हो कि यूजुअली जो एक पॉपुलेशन है उसमें मास जो है वो मास 60 to 65 केजी के आप पीपल्स को सेलेक्ट कर रही हो, लेकिन एक दो बंदे ऐसे जो ओवरवेट है काफी, जैसे फॉर एग्जांपल 150 केजी है, 120 केजी के लोग हैं भाई, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो आप जब इनका एवरेज लोगी ना, जैसे आपने एक सर्वे किया, ऑन एवरेज आपसे टीचर आपकी पूछेंगे भाई आपने जो भी लोग कलेक्ट किए, पहले आपने बहुत केयरफुली कलेक्ट किया कि भाई 60 to 65 की रेंज में ही हमारे पास ऐसे लोग होने चाहिए जिनका 60 to 65 केजी का वेट होना चाहिए। इनका अगर हम लोग एवरेज में निकाले तो 62.5 या 63 आ रहा होगा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि आपने जो लोग उठाए उनका कितना वेट था, अब आप एक एक करके तो नहीं बताओगी सबका वेट, आप क्या कहोगी कि भाई लगभग 63 केजी के लोग मैंने उठाए। लेकिन अगर अगर आपने ध्यान नहीं दिया और आपने कुछ ऐसे लोग उठा लिए जो 120 केजी के थे, 110 केजी के थे, 80 केजी के थे, 160 केजी के थे, किसके डेटा के अंदर, 60 to 65 वालों के अंदर, मतलब आपने 60 to 65 वाले के कोई 10 लोग उठाए, बाकी 3-4 लोग ऐसे उठा लिए जो एनोमिलस है, जो खराब लोग हैं, जिनके बहुत ज्यादा वेट। तो इससे हमारा ऑटोमेटिकली जो एवरेज है ना वो कहाँ शिफ्ट हो गया, 70 to 75 केजी में। अब आप किसी को बताओगे कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपके जो लोगों का वेट था वो कितना था, तो आप एवरेज देख के बताओ एवरेज है 75, तो इस बार क्या हो गया, आपका डेटा रॉन्ग हो गया, क्योंकि 75 केजी का तो कोई है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरीके से इफेक्ट हो सकता है बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। तो अक्सर ये क्वेश्चन में भी आया था कि हाउ मीन कैन बी अफेक्टेड, तो आप बोल सकते हो मीन कैन बी अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू सच एज वेरी हाई वैल्यू और वेरी वेरी लो वैल्यू फ्रॉम द डेटा। तो मीन Right sir. काफी हद तक आपको एक्यूरेसी देता है। ये सारी एक्यूरेसी पॉइंट्स हैं, दीज आर नोन एज लिमिट्स ऑफ नहीं, लिमिट ऑफ एक्यूरेसी तो डिफरेंट चैप्टर है। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है इनको। मैं कुछ ऐसे वर्ड यूज करूंगा जो शायद आप लोगों को जरूरत नहीं समझने की, लेकिन मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये है कि
आपकी जो भी वैल्यूज हैं वो बिल्कुल मिडिल में या आपके विद इन द बाउंड्रीज, विद इन द रेंज आ रही है, बिल्कुल मिडिल में आ रही हो, तो इसको तभी सेंट्रल टेंडेंसी भी कहा जाता है कि आउट नाउ डेटा से। अब वही मसला है ना कि अगर आपने कोई बहुत एक्सट्रीम वैल्यूज ले ली तो आपके जो इतने सारे कलेक्शन ऑफ पीपल थे उनसे आउट आपकी वैल्यू आ रही है। तो दैट्स हाउ मीन मीडियन मोड वर्क्स। और हो सकता है आपका मीन बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हो जाए। आप बात समझ में आ गई? सर क्या मीन, मीडियन और मोड तीनों इसी तरीके से वर्क करते हैं? नहीं नहीं नहीं, सबका अलग तरीका और सबके अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी आपको मैंने मीन का तरीका बता दिया, मीन आपको एवरेज निकाल के देगा, और राइट। मीन हम डेली लाइफ में यूज भी बहुत करते हैं। हाँ, एल्गोरिथम मीन ऐसे क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। अनग्रुप डेटा दे देंगे, ग्रुप डेटा भी देंगे। अभी हम लोग अनग्रुप कर रहे हैं, ये याद रखना। अनग्रुप अनग्रुप डेटा का मीन ऐसे पूछा जा सकता है, आपको वैल्यूज दे दें और बोले भाई फाइंड द मीन। Now let's talk about median. मीडियन का भी एक फॉर्मूला है, अक्सर बच्चे फॉर्मूला यूज करते हैं, अक्सर नहीं करते। कर लो तो अच्छा है, नहीं करे तो डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है। इसका फॉर्मूला है n+1/2 which will give you position, not answer. What is position ये सब भी बताऊंगा, सॉरी। और एक और फैक्टर, अच्छा मैंने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं मीडियन में कि आप फार्मूला यूज कर सकते हो। सेकेंडली, फार्मूला किस लिए यूज होता है? टू फाइंड द पोजीशन इन विच योर आंसर, आपका आंसर जहां पे होता है। सेकेंडली, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? कि आपने सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू टू लार्जेस्ट वैल्यू जाना। तो सबसे स्मॉलेस्ट डेटा के अंदर 0.5 थी, फिर 1 थी, फिर 1.2 थी, फिर 2 थी, फिर 2 है, फिर हमारे पास 1.5 है एंड देन 3 है। तो ये 7 वैल्यूज को मैंने सबसे पहले क्या करना है? अरेंज करना है। अब दो तरीके से किया जाता है इसको। एक तो अगर फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो आप क्या करो, सिंपली कैंसिलेशन करते रहो जब तक आप एक वैल्यू पे ना पहुंचो। um, कितने यहाँ से कितने कैंसिल, एक मिनट, एक दो, मैंने यहाँ पे, बल्कि एक मिनट रुको, मैंने ना बहुत चिपका के लिखा है तो वैल्यूज में कंफ्यूजन हो रही है। वेट, 0.5, 1 and then 1 and then 1.5, 1.2 and 1.5। दो वैल्यूज एक्स्ट्रा क्यों आ रही है? अच्छा, 1 मैंने 2 लिखे हैं, ठीक है, सही है। अच्छा अब देखो उसको क्या किस तरीके से कैंसिल करेंगे। यहाँ से कैंसिल किया हमने, यहाँ से एक कैंसिल किया, फिर हमने यहाँ से कैंसिल किया, यहाँ से कैंसिल किया, फिर हमने यहाँ से कैंसिल किया और फिर हमने यहाँ से कैंसिल किया। तो हमें पता चल गया कि हमारे मिडिल में आंसर क्या है। समझ में आ रही बात? तो ये डायरेक्टली हमने बता दिया कि हमारा क्या है, मीडियन है।
एक और तरीके से भी मीडियन निकाला जाता है, और हाँ हो सकता है कि हर दफा ये तरीका बेनिफिशियल ना हो, और ये वाला ऑफ कोर्स आप लोग ग्रुप डेटा में यूज नहीं कर सकते, आप लोग सिर्फ अनग्रुप डेटा के अंदर ये वाला तरीका, ये वाला मेथड यूज कर सकते हो। तो फिर हम लोग जो है वो ग्रुप डेटा के लिए क्या करें, तो उसके लिए आप लोग अभी से फॉर्मूला भी सीखो कि फॉर्मूले से कैसे निकाला जाता है। तो मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताता हूँ, सिंपल। n+1/2 है। n मीन्स नंबर ऑफ ट्राइज या नंबर ऑफ डेटा जितना भी है, टोटल 7 है हमारे पास, तो 7+1/2, इससे हमारे पास आ रही है 8/2 विच इज फोर्थ पोजीशन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका आंसर कहाँ है, फोर्थ पोजीशन पे है। आपने अरेंज किया हुआ है, आपको जस्ट 4 पोजीशन देखनी है, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, तो ये रहा आपका आंसर। तो फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है। याद रहे, कोई बच्चा मुझे यहाँ पे 4 करके आंसर नहीं करे कि ये 4 हमारा आंसर है। 4 आंसर नहीं है, 4 क्या है, पोजीशन है जो आंसर देगा। तो आंसर क्या है हमारा, 1.5 है। क्लियर हो रही है बात? सर वापस समझा। ये सारी कॉमन मिस्टेक है कि बहुत बच्चे करते हैं कि वो सिर्फ आपको फॉर्मूला यूज करके, मुझे सिर्फ फॉर्मूला यूज करके दे देते हैं और कहते हैं सर ये जो पोजीशन निकली है ये हमारा आंसर है। नहीं, पोजीशन तो बताएगा कि आपका आंसर कहाँ लाई करता है, तो आप काउंट करके उस पोजीशन में पहुंचोगे और वहां से आंसर निकाल के लिख दोगे, सिंपली। बात समझ में आ रही है? सर फॉर्मूला वापस समझा दें एक दफा। फॉर्मूला है n+1/2। एन हमारे पास क्या है, टोटल जो भी हमारे पास नंबर ऑफ डेटा था, नंबर ऑफ ट्राई था या कुछ भी था, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 वैल्यूज है ना। यस सर। तो आपने 7+1/2 किया, 7+1 8, 8/2 4, फोर्थ पोजीशन पे आपका आंसर है। तो आप अरेंज डेटा पे जाओगे, 1 2 3 4, तो फोर्थ पोजीशन पे आपका आंसर है, ये आपका आंसर 1.5 आपका आंसर है, क्योंकि वो फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है। अभी भी समझ में नहीं आया? समझ आ गया सर। एन की जगह जो भी आपके पास नंबर होंगे वो लिखना है आपने, और इसको +1 करके 2 से डिवाइड कर देना है। बिल्कुल बिल्कुल, यही करना है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, मैं आप लोगों को प्रॉब्लम ही बताऊंगा। अभी तो 7 पोजीशंस थी, आपने 7+1 किया, 8 8/2 किया, विच इज फोर्थ पोजीशन। कभी कभार पॉइंट्स में भी आती है, क्या मतलब, कुछ डेटा डेटा की एग्जांपल लेते हैं। एक ही पोजीशन। एग्जैक्टली वही चीज मैं बताने वाला हूँ, बिल्कुल सही कह रही हो आप, मैं इसी एग्जांपल पे आ रहा हूँ। लेट्स से हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, 2 2, मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ डायरेक्ट ना, 2 2 5 7 8 8 8 एंड 1, नहीं 1 क्यों आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, और एक ले लेते हैं हम लोग 9। अरेंज्ड है ऑलरेडी। अब क्या करना है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग मेथड 1 के थ्रू चलें कि यहाँ से कैंसिलेशन एंड यहाँ से कैंसिलेशन, तो हम सेम नंबर्स को कैंसिल करेंगे फ्रॉम द बोथ साइड। अगर यहाँ से एक कैंसिल किया तो यहाँ से एक कैंसिल किया, 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 अब यहाँ से एक कैंसिल किया, अब रुक जाएंगे, बिकॉज हम फर्दर कैंसिल नहीं कर सकते। अगर यहाँ से कैंसिल किया, यहाँ से कैंसिल किया, तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो हम इन दोनों वैल्यूज को उठा लेंगे लाइक दिस, और दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, मतलब दोनों का मिडिल निकाल लेंगे। मतलब क्या क्या मतलब हुआ इसका, कि दोनों वैल्यूज का भी मिडिल क्या होगा वो हमारा मीडियन डिसाइड करेगा। तो हमने क्या किया, दोनों को ऐड किया, ऐड करके ये आ रहा है हमारे पास 8 एंड 7 कितना हो गया हमारे पास, 15। 15/2, हमारा आंसर आ रहा है 7.5। ये 7.5 हमारा मीडियन है। बात समझ में आ रही है कि अगर आप लोग इवन नंबर्स में हो और आप लोग कैंसिलेशंस कर रहे हो और आपके मिडिल में दो वैल्यूज आ रही हैं, तो उन दो वैल्यूज का भी मिडिल चाहिए, और आप लोगों को पता है 7 और 8 का मिडिल क्या होता है, 7.5। या फिर सिंपली दोनों को ऐड करके डिवाइड/2 करो तो आपको किसी भी नंबर का मिडिल मिल जाएगा। मिडिल कैसे मिलता है, दोनों वैल्यूज का ऐड करो, डिवाइड/2, तो मिडिल मिल जाएगा। अच्छा, इसको फॉर्मूला वाइज कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो आपने फॉर्मूला लगाया n+1/2, इस बार कितनी वैल्यूज हैं, 8, तो 8+1/2 which is 9/2। 9/2 is 4.5। Now our value is 4, our position is 4.5, which means
4 एंड 5th दोनों पोजीशंस को हम लोग ले लेंगे और दोनों पोजीशंस को देखते हैं दोनों पोजीशंस कौन कौन सी हैं। एक ये रही 4th और ये रही 5th, तो हम दोनों को ले लेंगे और दोनों का भी मिडिल ले लेंगे। वही कॉन्सेप्ट है, बस आप लोग की दो पोजीशंस आएंगी इस बार, दो पोजीशंस का हम लोग दोनों पोजीशंस का भी मिडिल निकाल लेंगे, तो यही आंसर आपका आ रहा है। बात समझ में आई? जैद, Yes, अब्दुल्ला, फातिमा, मीडियम तक कहानी समझ में आ गई सबको? जी सर। yes, ठीक है sir. बेटा। अब आ जाओ मोड सबसे आसान है, मोड में कोई इतनी टेंशन नहीं है, मोड आता भी 1 मार्क का है। अच्छा, मीडियन भी 1 ही मार्क का आता है यूजुअली, और मीन जो है ना हमारे पास 2 मार्क का आता है, क्योंकि उसमें आप थोड़ी सी वर्किंग शो करते हो। मीडियन में अगर कोई बच्चा बहुत चैंपियन हो गया वो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकता है, लेकिन प्लीज प्लीज फॉर्मूला यूज करके सिर्फ पोजीशन का आंसर नहीं देना। किसी बच्चे ने बहुत मेहनत करके यहाँ तक मुझे पोजीशन निकाल के दी और उसके बाद छोड़ दिया, तो मैं उसका चेक नहीं करूंगा। उसके मार्क्स एक मार्क का आता है तो उसको 1 मार्क भी नहीं मिलेगा। फाइनल आंसर हमेशा पोजीशन निकाल के होता है। और अगर आप लोग स्मार्टली चलना चाह रहे हो, ये वाला तरीका इस्तेमाल करना चाह रहे हो, तो और अच्छी बात है। लेकिन अगर आप लोग बहुत स्मार्ट हो तो आप लोग डायरेक्ट आंसर देना चाह रहे हो तो डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हो, क्योंकि 1 मार्क में आपको वर्किंग नहीं शो करनी पड़ती। लेकिन अच्छी बात है अगर आप लोग वर्किंग शो करो, इफ यू आर नॉट सो कॉन्फिडेंट ऑन योर आंसर, तो आप वर्किंग के थ्रू कॉन्फिडेंटली आंसर भी दे सकते हो। अब हमारे पास क्या आएगा? मोड। और मोड क्या है? कहाँ गया मेरा? हाँ, ये रहा। अच्छा, मोड क्या है हमारा? मोड इज मोस्ट रिपीटिंग और यू कैन से हाईएस्ट वैल्यू वाला, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी क्या है? या मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड सबसे अच्छा रहेगा, मोस्ट फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का मतलब आप लोग समझते होंगे, ये जो फ्रीक्वेंटली आ रहा हो। अब हम लोग अपना डेटा देखते हैं, दोनों डेटा देखेंगे, एग्जाम्पल 1 भी देखूंगा, एग्जाम्पल 2 भी। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल 1 अगर देखूं तो आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर हमारा मोड क्या हो सकता है, जो बार बार आया है। तो कौन सी ऐसी वैल्यू है जो बार बार आई है? सर 2 और 1 की कोई होगी या तो नहीं, वन क्यों होगा? 1 कैसे हो सकता है? 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1.2 अलग है, 1 अलग है, 1.5 अलग है। सेम वैल्यू कब कितनी रिपीट हुई है? 2 मोस्ट दफा रिपीट हुई है। हाँ, तो मोड हमारा क्या है? सिंपली मोड इज 2। याद रखना, मोड आप लोगों के पास उसमें नहीं आ सकता, क्या नाम है, ऐसा नहीं हो सकता कि 2 भी मोड हो 1 भी मोड हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप लोग के सिलेबस में नहीं है विंडो, ऐसा पॉसिबल है लेकिन सिलेबस के अंदर नहीं है। तो क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं आएगा जिसमें 2 मोड्स आ रहे हो, तो आपका मोड सिंपली क्या है? 2 है। इसमें क्या है मोड? ये वाले डेटा में 8 मोड है, क्योंकि वो 3 दफा आया हुआ है। सही है, इतना इजी है ये मोड बहुत आसान है। और सर अगर ऐसा हो कि दो, जैसे अभी 8 भी और 2 भी, 2 भी 2 टाइम्स आ रहा है, बाकी सब नहीं आ रहा, तो फिर मैंने अभी यही तो समझाया मैंने कि बेटा ऐसा सिलेबस आपके उसमें नहीं है, सिलेबस में तो नहीं आएगा, डोंट राइट। वरी। अच्छा, अब लास्ट है हमारे पास रेंज। रेंज आप लोगों को बता भी दिया है कि इट इज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, इट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोएस्ट। तो रेंज, और अगर हम लोग रेंज की बात करें, रेंज ऑफ द एग्जाम्पल 1, ये एग्जाम्पल 1 है और ये एग्जाम्पल 2 है। तो अगर मैं एग्जाम्पल 1 की बात करूं तो रेंज कैसे निकलेगी? आपको हाईएस्ट वैल्यू लेनी है विच इज 3 एंड द लोएस्ट वैल्यू विच इज 0.5। तो 3 माइनस 0.5 विच इज 2.5, ये आपका आंसर है ऑफ द रेंज। इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी जो वैल्यूज हैं ये विद इन द रेंज है। क्या मतलब हुआ? लेट से अगर मैं इजी एग्जांपल देता हूँ, चलो 1 से लेके 1 2 3 4 6 9 और 15, तो इसमें से हाईएस्ट वैल्यू 15 है एंड लोएस्ट वैल्यू जो है वो 1 है। इसका मतलब है 14 आपकी क्या है? रेंज है। रेंज का मतलब ये होता है कि अगर मैं एक लेट से स्केल बनाऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
11, 12, 13, 14। अगर मैंने यहाँ तक एक रेंज बनाई है 1 till 14, तो इससे पीछे नहीं है आपका कोई आंसर और इससे आगे नहीं है आपका कोई आंसर। तो आपका आंसर कितने डिजिट्स या कितने यूनिट्स के अंदर है? आपका आंसर यूनिट्स 14 यूनिट्स के अंदर है। समझ में आ रही बात? जी सर। सॉरी, हाईएस्ट अगर 15 लूंगा, 15 और 1 के अंदर अंदर है आपका आंसर। आपके वैल्यूज बेसिकली आपका डेटा इनके अंदर है। तो 14 क्यों आंसर आ रहा है? 14 कैसे रेंज है? क्योंकि आप लोग देख सकते हो डिविजन्स, देयर आर 14 डिविजन्स इन टोटल। फ्रॉम 1 to 15 देयर आर 14 डिविजन्स, और इसी के अंदर आपका आंसर लाई कर रहा है। अच्छा, आपका रेंज और क्या चीज बता सकता है? अगर हायर रेंज, हाईएस्ट रेंज आ रहा है, ज्यादा रेंज आ रहा है, तो उसका मतलब है डेटा इज मोर स्कैटर्ड। सही है? हाउ? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक डेटा है जिसका रेंज 1 आ रही है। वन रेंज का मतलब है इसके अंदर वैल्यूज कुछ इस तरह की होंगी, 0.1, 0.2, 0.3, 0.9 और 1 तक होगी। 1 से 1.2, 1.5 नहीं हो सकती, बिकॉज वो रेंज के अंदर नहीं है। रेंज आपकी आई सिर्फ 1 है। और अगर आपकी रेंज आ रही है 15, इसका मतलब है आपकी रेंज बहुत बड़ी है, आपका डेटा बहुत स्प्रेडेड है। समझ में आ रहा है? जी सर। तो ये रेंज इस तरीके से निकलती है। तो सिंपल है, मीन मीडियन मोड रेंज ऑफ अनग्रुप डेटा इज वेरी सिंपल। और इसके मेरे पास बहुत क्वेश्चंस हैं। अभी तो मैं आप लोगों को नहीं दे रहा जब तक आप लोग अपना अलजेब्रा का काम नहीं कर लेते हो। अभी आप लोग सिर्फ समझो, और इतना मुश्किल नहीं है ये टॉपिक। अब बात करते हैं हम लोग ग्रुप डेटा की। ग्रुप डेटा जो है वो यूजुअली किस में आता है? इन द फॉर्म ऑफ टेबल। इन द फॉर्म ऑफ टेबल आपको बहुत मिलेगा, और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होता है। इसके अंदर मोड निकालना भी मोड आसान है, मीडियन निकालना आसान नहीं है। इसके अंदर मीडियन में अक्सर बच्चे फंसते हैं। और बहुत सारे टाइप्स के आते हैं, मतलब एक टाइप का टेबल नहीं आता। रेंज रेंज टेबल भी आता है। तो बहुत सारे इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, और रेंज इसके अंदर यूजुअली नहीं निकालने को बोलता हो। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, और एक अच्छी एग्जांपल देता हूँ इसमें एक प्रॉपर क्वेश्चन बनाता हूँ आप लोगों के लिए। टेबल का जो फॉर्मेट है, बेसिक फॉर्मेट है, वो इस तरीके से आएगा। ऊपर कुछ भी दिया जा सकता है एक्स की जगह, एक्स कुड बी एनी डेटा, और नीचे हमेशा फ्रीक्वेंसी आएगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ एक्स वाई जेड, कुछ भी आ सकता है। ठीक है? और फ्रीक्वेंसी बेसिकली आपको बताती है कि आपकी टोटल वैल्यूज कितनी है। जैसे फ्रीक्वेंसी ऊपर कितनी फ्रीक्वेंसी थी? एक इस डेटा में 7 फ्रीक्वेंसी थी। इस डेटा में कितनी फ्रीक्वेंसी थी? इसमें 8 फ्रीक्वेंसी थी। आप लोग समझ समझ सकते हो कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। अगर मैं एक सर्वे कर रहा हूँ और मैंने 50 बच्चों का कलेक्शन कलेक्शन 50 स्टूडेंट्स है मेरे पास, तो 50 क्या है? हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब इसमें बॉयज कितने, गर्ल्स कितने, वो अलग अलग, या इसमें कितनी एज वाले कितने बच्चे हैं, और इस एज या इस वेट वाले कितना वेट, कितने बच्चों का इतना वेट है, कितना वेट है, इतना वेट है, एक्स वाई जेड। उससे आप क्या कर सकते हो? डेटा को स्प्रेड कर सकते हो। अभी मैं क्या एग्जाम्पल लेता हूँ? मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि एक अच्छी एग्जाम्पल सोचते हैं। नंबर ऑफ गोल्स इन अ पर्टिकुलर मैच, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। कि एक हमारी टीम है जिसने गोल करने को, और ले लेते हैं चार, चार मैचेस, 4 गोल्स तो करते हैं एटलीस्ट। तो हमारा जो एफ है ना, इस बार रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ गोल्स। एक मिनट वेट, नंबर ऑफ मैचेस, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? गोल्स। एक फुटबॉल गेम हुआ, अम, और उसके अंदर हमें देखना था एक पर्टिकुलर टीम का, कि पर्टिकुलर टीम ने कितने गोल किए हैं। या एक एक प्लेयर का ले लेते हैं, चलो कोई एक फुटबॉल प्लेयर है,
अब हमने क्या किया, एक स्टैटिस्टिकल टेबल बना लिया जिसके अंदर ये देखा कि 0 गोल्स, 1 गोल, 2 गोल और हैट्रिक, 3 गोल्स। तो कितने ऐसे मैचेस हुए हैं जिसमें उसने एक भी गोल नहीं मारा? तो ऐसे 2 मैचेस हैं। कितने ऐसे मैचेस हुए हैं जिसमें उसने एक गोल मारा है? 5 ऐसे मैचेस हैं। इसके साथ साथ कितने ऐसे गोल्स हैं इन अ सिंगल मैच जिसमें उसने 2 गोल्स मारे हैं? कितने ऐसे मैचेस हैं? तो एक ही मैच हुआ है। और तीन, तीन भी रेयर है, बल्कि हाँ 3 भी रेयर है, तो उसको एक कर लेते हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि हमारा क्वेश्चन क्या है या हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या है? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब एफ जो डिफाइन कर रहा है वो नंबर ऑफ मैचेस है, और एक्स जो है वो गोल्स है। अगर मैं बात करूं कि मीन गोल्स कितने हैं, तो मीन कैसे निकलेगा इसका? इसके मीन के लिए एक हमारे पास स्पेशल फॉर्मूला है। ऊपर सर वाले फॉर्मूले से नहीं करेंगे इसको। इसका फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स। जी बेटा, अभी आप क्या कह रहे हो जैद? अभी आप बोल रहे थे ना कि आपने फ्रीक्वेंसी और एक्स वो समझाया गोल्स, इसके बाद आप कुछ बोल लेते मीन्स का, तो वो आपकी आवाज कट गई थी पूरी। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऊपर का अनग्रुप डेटा का मीन का फॉर्मूला डिफरेंट है, इसके मीन का फॉर्मूला डिफरेंट है जो मैं लिख रहा हूँ अभी। राइट सर। इट इज सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा मीन्स सम, एफ आपने पहले से डिसाइड कर लिया क्या है, नंबर ऑफ मैचेस हैं, और एक्स क्या है, आपके गोल्स है। सिग्मा एफ अगेन सम, तो इसका मतलब है सम ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड सम ऑफ एफ। हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, हम लोग रिस्पेक्टिवली यहाँ पे सम को ऐड करेंगे। आ, सबका एफ एक्स निकालेंगे सबसे पहले। एफ एक्स मीन्स एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स, मतलब इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 0 मल्टीप्लाइड बाय 2, और इसके बाद 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, और क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। और इन सबको क्या करेंगे, क्योंकि सम है तो सबको ऐड करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? जी सर जी। सिग्मा एफ एक्स का मतलब समझ में आया? और सिग्मा एफ का मतलब है कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो उसने कितने मैचेस किए ये भी पता चल जाएगा अभी। 7 8 9, 9 मैचेस किए हैं इसने टोटल। तो ऑन एवरेज, एवरेज देख लेते हैं नंबर ऑफ गोल्स का। ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 3 अपॉन, हाँ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिनोमिनेटर में आएगी 10 डिवाइडेड बाय 9, तो ये 1.11 आ रहा है एवरेज इसका। सो ऑन एवरेज इसने हर मैच में कितने, अगर कोई एवरेज पूछना चाहे इसका स्टैट्स का, तो ऑन एवरेज इसने हर मैच में कितने गोल्स मारे हैं? एक गोल मारा है ऑन एवरेज। समझ में आया कॉन्सेप्ट? मतलब कुछ राइट। मैच ऐसे गए जिसमें इसने गोल नहीं मारा, कुछ मैच ऐसा गया है जिसमें इसने 3 गोल मारे, एक मैच ऐसा गया 2 मैच, और ज्यादातर मैचेस ऐसे गए जिसमें इसने एक गोल मारा है। तो ऑन एवरेज भी आप देख सकते हो कि इसके हर गोल में अगर हर मैच में अगर ये एक गोल भी मारे, तो इसका डेटा और हमारा जो डेटा वो मैच कर रहा है। तो ऑन एवरेज इसने, अगर इसका एवरेज निकाला जाए इस प्लेयर का, तो ये इसको अगर इसकी परफॉर्मेंस डिसाइड की जाए तो हम बोलेंगे ऑन एवरेज ये एक गोल मारता है एक मैच के अंदर। आप समझ में आया? राइट सर। यस सर। ठीक है, फिर अब हम निकालते हैं मोड। पहले मोड निकालूंगा कि इसका मीडियन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो पहले मोड निकालते हैं। मोड निकालना क्या है, मोड बहुत आसान है। मोड आप लोग देख के ही बताओगे इसके अंदर। बताओ मोड क्या है इसके अंदर? 1 सर। हाउ इज इट 1, बता सकता है कोई? सर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है यहाँ पे, किस में निकालना है? नहीं, नहीं ये कॉन्सेप्ट नहीं है। 1 आंसर तो 1 है, कॉन्सेप्ट ये नहीं है। इत्तेफाकन आंसर 1 आ रहा है कोइंसिडेंटली, कि यहाँ पे 1 भी बहुत नजर आ रहे हैं और वैसे भी आंसर, लेकिन ये वजह नहीं है। कोई और बताना चाहेगा?
हाँ, जिसकी सब देखो मैंने क्या लिखवाया है ऊपर, मैंने लिखवाया था कि मोड इज मोस्ट रिपीटिंग, मोस्ट फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, कौन से टेबल की है, 0 की है, 1 की है, 2 की है या 3 की है? सर 1 सबसे की। ज्यादा फ्रीक्वेंसी 1 की है, विच इज 5। तो 5 की वजह से हमारा आंसर क्या है, 1 है। अभी बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, बच्चे क्या करते हैं कि 5 आंसर लिख देते हैं। 5 तो आंसर बता रहा है कि 1 है, 5 तो एक्सप्लेन कर रहा है कि मेरा आंसर क्या है, 1 है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? जी सर। अगर लेट से यहाँ पे लिखा हुआ होता 7, लेट से यहाँ 7 लिखा हुआ होता, या चलो यहाँ पे 1 ही छोड़ दें हम लोग, एग्जाम्पल है, यहाँ पे 1 रखते हैं और यहाँ पे जो है वो यहाँ 7 कर देते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने क्या बोला कि यार ये तो टेबल में 1 बहुत आ रहा है, उसका मतलब है मोड 1 है, दैट्स रॉन्ग। बल्कि मोड इस बार क्या होगा, 0। 0। और इसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ मैं आप लोगों को, और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये देखो, अगर मैं ग्रुप डेटा को अनग्रुप करके दिखाऊं, इसी डेटा को अगर मैं अनग्रुप करूं, यू कैन सी कि 0 कितनी दफा है, 2 दफा है, 5 कितनी दफा है, और 1 कितनी दफा है, 5 दफा है, और 2 कितनी दफा आ रहा है, एक ही दफा आ रहा है, और 3 भी कितनी दफा आ रहा है, एक ही दफा आ रहा है। तो अब आप लोग देख सकते हो कि आप लोग का मोड क्या है, 1 है। अब समझ में आया किस तरीके से मोड निकल रहा है? अगर मैंने डेटा को ही अनग्रुप कर दिया, जी फातिमा, एग्जैक्टली exactly, जो फिर जिसकी फ्रीक्वेंसी, मोड का मतलब ये है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट, मोस्ट अकरिंग, मोस्ट रिपीटिंग। तो सबसे ज्यादा आप लोग देख भी सकते हो कि इसने सबसे ज्यादा एक गोल मारा है, मतलब 5 मैचेस में इसने एक गोल मारे हैं। तो सबसे ज्यादा मैचेस ऐसे हैं जिसके अंदर इसने एक गोल मारा है, तो हमारा मोड क्या होगा, 1 होगा। सही है। जी सर। अगर ऐसा होता कि ज्यादातर मैचेस में इसने 3 गोल मारे होते तो हमारा ऑटोमेटिकली मोड क्या हो जाता, 3 हो जाता। ठीक है। जी सर। मोड क्या है हमारा, 1। और 1 इस वजह से नहीं है जैद कि 1 नजर आ रहा है आपको टेबल में बहुत दफा, ये याद रखना। क्योंकि सर साथ ये 5 सर इसको उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा 5 है। डिफाइन कर रहा है, एग्जैक्टली 5 डिफाइन कर रहा है कि 1 आंसर है। चलो आ जाओ अब सी के अंदर, विच इज मीडियन। मीडियन का मतलब होता है मिडिल। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात ये है कि हमें अरेंज नहीं करना पड़ेगा डेटा, बिकॉज ऑलरेडी ये डेटा जो है वो अरेंज होता है, टेबल्स में ऑलरेडी डेटा अरेंज होता है इन द असेंडिंग ऑर्डर। अब फॉर्मूला क्या होगा इसका, इसका भी फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, विच इज सिग्मा एफ प्लस 1 अपॉन 2। और देखा जाए तो वही फॉर्मूला, बस उसके अंदर हम लोग एन लिखते हैं और इसमें सिग्मा एफ लिखते हैं, होती है। तो टोटल सिग्मा एफ हमारे थी कितने, कितने थे हमारे पास, 1, सॉरी 5, 2 एंड 5 एंड देन 1 एंड 1। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 9 है। तो आपने क्या करना है, 9 प्लस 1 अपॉन 2, 10 अपॉन 2, विच इज 5th। अगेन आपका आंसर कहाँ लाया करेगा, 5th पोजीशन पे लाया करेगा। अब 5th पोजीशन निकालेंगे कैसे, 5th पोजीशन ऐसे निकालेंगे कि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन तो यहाँ पे, थर्ड पोजीशन यहाँ पे, फोर्थ भी यहाँ पे, 5th भी यहाँ पे। देखो मैं पोजीशन समझाता हूँ कैसे, यहाँ पे 2 पोजीशन है, टैली मेथड से समझाता हूँ। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने, 1 है और यहाँ पे 1 है। तो आप लोग देख सकते हो कि आपकी 5th पोजीशन कहाँ पे आ रही है। तो 1 फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन एंड 5th पोजीशन। तो 5th पोजीशन आपकी कहाँ पे आ रही है, इस टेबल पे आ रही है। तो आपका आंसर इस बार मीडियन भी क्या है, 1 ही। मीडियन भी हमारे पास 1 है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सर एक दफा रिपीट कर दें प्लीज। रिपीट करता हूँ। रिपीट करने से पहले मैं आप लोगों को ये भी दिखा दूं कि मैंने यहाँ पे ग्रुप डेटा को अनग्रुप करके दिखाया था आप लोगों को, राइट। राइट सर। और यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि हमारा मीडियन क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, ऐसे देख सकते हो, ये रहा, 1 ही आ रहा है। लेकिन दैट्स नॉट ऑलवेज द केस, बड़ी बड़ी वैल्यूज होती हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी फ्रीक्वेंसी होती हैं, तो हमेशा क्या ग्रुप डेटा को अनग्रुप डेटा करते रहेंगे, नहीं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस टैली मेथड से भी निकाल सकते हैं कि देखो शुरू की 2 पोजीशंस तो यहाँ पे थी, हमें कौन सी पोजीशन में घुसना है, हमें पोजीशन 5 पे पहुंचना है, तो शुरू की पोजीशंस यहाँ पे हैं। फिर यहाँ पे
थर्ड पोजीशन यहाँ पे, फोर्थ भी यहाँ पे, फिफ्थ भी यहाँ पे, सिक्स भी यहाँ पे और सेवेंथ भी यहाँ पे, फिर एट्थ पोजीशन यहाँ पे और नाइन्थ पोजीशन यहाँ पे। अब समझ में आया? यस सर। पोजीशन का गेम है सारा। देखो फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स। इसका मतलब ये नहीं कि वैल्यूज 5 है, इसका मतलब है फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 0 है, सेकंड पोजीशन पे भी क्या है 0 है, थर्ड पोजीशन पे क्या है 1 है, फोर्थ पोजीशन पे भी क्या है 1 है, फिफ्थ पोजीशन भी 1 है, सिक्स पोजीशन भी 1 है, सेवंथ पे भी 1 है, एट पोजीशन पे 2 है और 9 पोजीशन पे 3 है। अब समझ में आया कुछ? अब क्योंकि फिफ्थ फिफ्थ पोजीशन में हमारा आंसर 1 है, तो तभी हम लोगों ने आंसर क्या दे दिया 1। तो आप लोग ये अलग से हमेशा इसको अनग्रुप नहीं करना पड़ेगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ वो वाला कॉलम फाइंड करोगे जिसमें आपकी पोजीशन है और उसका ऊपर से आंसर देख के बता दोगे। तो इस बार मीडियन क्या है हमारा? मीडियन भी 1 है। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जी सर। तो ये Yes, sir. दैट्स हाउ यू कैलकुलेट द ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के अंदर एक और भी वेरिएशन होती है, हम उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह फिर। नहीं, इसमें रेंज नहीं होती। पूछ ली तो अलग बात है, वैसे नहीं, मैंने अभी तक एक क्वेश्चन भी नहीं देखा जिसमें पूछ रहा हूँ। अगर रेंज पूछ भी ले तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारी? 3 है। लोएस्ट क्या है हमारी? 0 है। तो 3 माइनस 0 3 है। दैट्स इट। अब दूसरे टाइप का भी ग्राफ आता है जिसके अंदर अक्सर रेंजेस होती हैं, हम वो करते हैं तो फिर हमारा ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब कुछ इस तरह का टेबल आ सकता है आप लोग के पास। देखो मैं कभी भी क्वेश्चन कभी भी डायरेक्टली इंडिकेट नहीं करता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, जी सर। अभी ठीक है बेटा? जी सर अब सही है। अच्छा, कभी भी या सम टाइम्स क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं बताता कि ये आपका फ्रीक्वेंसी है, लेकिन याद रखना हमेशा जो आ, नीचे वाली रो होगी उसमें हमेशा आपके पास क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ही होती है। और नंबर ऑफ समथिंग पता चल जाता है कि ये फ्रीक्वेंसी की ही बात कर रहे हैं। तो ऊपर हमारा डेटा है और नीचे हमारी फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या है कि कुछ लोग थे जिनका जो है वो मार्क्स जो है वो हमने देखा और उनका मार्क्स नोट नोट डाउन किया और क्लासेस बनाई। क्लासेस का क्या मतलब है? हमने रेंजेस बनाई कि हमने रेंजेस ऐसे बनाई कि फ्रॉम जीरो, नॉट फ्रॉम जीरो, कोई जीरो मार्क्स का तो हो ही नहीं सकता, जाहिर सी बात है। फ्रॉम 50 टू 60 कितने लोग हैं? तो लेट्स से 20 लोग हैं। तो मैं एक चीज समझा दूं, सबसे पहले डेटा समझा लूं कि 50 स्टार्टिंग फ्रॉम 50 मतलब ग्रेटर देन 50 एंड लेसर देन एंड इक्वल टू 60। क्या मतलब हुआ? 60 तक और 50 से स्टार्ट होते हुए और 60 तक, मतलब नॉट इंक्लूडिंग द 50, 50 से बड़ा और 60 तक का जो भी जिनका वेट होगा, लेट से 52 53 54, मतलब डिफरेंट तरह के होंगे। एक हो सकता है 57 का हो सकता है 58 का हो। तो उनको हमने ग्रुपिंग करी और उनको अलग कर दिया। और ऐसे कितने लोग थे? 20 लोग थे। ये समझ में आया आप लोगों को? जी सर। Yes, sir. अब 62 70 एक क्लास और आ गई। अच्छा, इनको क्लासेस कहते हैं, ठीक है? तो 60 to 70 क्लास में हो सकता है और लोग हो, तो लेट से 13 लोग हैं। इसी तरीके से 70 to 80
जिसमें जो है वो हमारे 5 लोग आ रहे हैं, एंड देन फ्रॉम 80 टू 90, जिसमें सर भी मौजूद है। इसलिए नहीं कि सर मोटे हैं, मेरी हाइट बहुत बड़ी है इसलिए मेरा वजन ज्यादा है। सही है, इसमें 7 लोग हैं इंक्लूडिंग मी। और लास्टली फ्रॉम 90 टू 100, उसमें कितने लोग आ रहे हैं? चलो एक ही बंदा आ रहा है बेचारा, बहुत मोटा सा जो है वो एक ही है। सही है। कितने लोग हो रहे हैं टोटल? बल्कि इसको चेंज करते हैं, इसकी वैल्यू को रखते हैं 6 और इसकी वैल्यू रखते हैं 4, तो हमारे पास एक अच्छी इवन टोटल नंबर ऑफ पीपल आ होंगे। 20 प्लस 13 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 4, तो देर आर 50 पीपल। कितने सर्वे में कितने लोग लिए मैंने? 50 लोग लिए, और 50 लोगों की क्लासेस बनाई डिफरेंट, और मैंने उनको उनकी ग्रुपिंग कर ली कि सर आपकी फिर आवाज खत्म हो गई। क्या हो रहा है? हेलो। जी अब आ रही है। तो मैंने ऐसे ग्रुपिंग करी है, और ग्रुपिंग करके अलग अलग लोग। अब इसका क्या मतलब है? ये मतलब नहीं है कि 50 केजी वाले बंदे को डाला हुआ है। 50 से ज्यादा हो सकता है, 51 हो, 52 हो, 53 हो, 54 हो। जितने भी ऐसे क्लासेस के अंदर लाए करते हैं वो लोग मैंने क्या करा, एक कॉलम के अंदर डाल दिए, क्लास के अंदर डाल दिए। तो अब इसके अंदर किस तरीके से सवाल, किस तरीके से पूछा जा सकता है? जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और नीचे यूजुअली फ्रीक्वेंसी ही दी जाती है। ठीक है। और ऊपर डेटा है हमारा, कोई सभी एक्स एंड वाई एंड जेड। जैसे हमारा ऊपर डेटा नंबर ऑफ गोल्स था, यहाँ पे मासेस है, मास इन केजी है। ठीक है। और डेटा रीड कैसे करेंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीडिंग ऐसे करेंगे कि फ्रॉम 50 टू 60 क्लास 20 लोग आ रहे हैं, फ्रॉम 60 टू 70 में 13 लोग हैं, फ्रॉम 70 टू 80 में 6 लोग हैं, एंड 80 टू 90 में 7 लोग हैं, 90 टू 100 में, मतलब ये मास इन केजी है। समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं भी इस सर्वे का पार्ट होता तो मैं इस वाले कॉलम में होता, इस कॉलम में होता। अब समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है। अब वो आपसे क्या पूछ सकते हैं इसके अंदर? चलो सबसे इजी पे चलते हैं। सबसे पहले दे आर आस्किंग यू मोड। मोड, अब वो थोड़ा सा नाम चेंज करेंगे बिकॉज दीज आर क्लासेस नॉट द डायरेक्ट वैल्यूज। तो मॉडल क्लास, दे कैन आस्क यू मॉडल क्लास। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में मुझे लग रहा है कि एक सवाल होगा कि सर जिस तरह सिंपली हमारे पास 0 गोल थे, 1 गोल थे, 2 गोल थे, 3 गोल थे, आप ऐसी कि मासेस को ले लें, 50 से स्टार्ट करें, 51, 52, 53 और 100 तक पहुंचे। लेकिन अगर आप लोग खुद सोचो कि हमारा टेबल कितना बड़ा बन जाएगा। यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ, तो तभी हम लोग क्लासेस बनाते हैं ताकि हमारे पास टेबल भी छोटा हो जाए, और हम लोग एज एन एस्टिमेट भी निकाल सके मीन, मीडियन और मोड का। हम लोग छोटी चीजों के लिए या छोटे से डेटा के लिए तो हम लोग एग्जैक्ट वैल्यूज ले सकते हैं, जैसे गोल्स है। अब गोल तो 1.5 1.6 नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे अगर मैं मास की बात करूं तो किसी का ये हो सकता है 50.4, हो सकता है 50.5, हो सकता है। समझ में आ रही होगी आप लोग बात? तो अभी हम लोगों ने क्या बना दी, क्लासेस बना दी। जी सर। क्लियर? यस सर क्लियर। चलो, यस सर। नाउ दे आर आस्किंग यू फॉर द मॉडल क्लास। मुझे बताओ मॉडल क्लास कौन सी होगी इसके अंदर? एग्जैक्टली, तो 50 टू 60 हमारा आंसर है, बिल्कुल सही है। 50 टू 60 हम स्ट्रेट अवे इस तरह आंसर दे देंगे, लाइक दिस। सर क्या उसके बाद क्या पूछेंगे आपसे? मतलब ये हुआ बेटा कि मॉडल क्लास मतलब है मोड क्या है। अब आप लोगों ने देखा कि 20 है यहाँ पे, तो 20 डिफाइन कर रहा है कि ये आपका आंसर है, तो ये वाली क्लास आपका क्या है? मॉडल क्लास है। राइट सर। तो आपने ये सिंपली यहाँ पे लिख दी 50 टू 60। सेकेंडली, अब आपसे पूछा जा सकता है मीन। तो मीन कैसे निकलता है इसके अंदर? याद रखना, एस्टिमेट ऑफ मीन निकलता है।
और ये आता भी 3 से 4 मार्क का है। तो अब इसको जरा गौर से समझना, फॉर्मूला डिफरेंट नहीं है, फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन हम लोग को एक और एडिशनल स्टेप करना है फॉर कैलकुलेटिंग द मीन। अब आप लोग का मीन का क्या फॉर्मूला था? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। प्रॉब्लम ये है कि हम एक्स किसको लें, ऐसा ही है ना मसला, एक्स किसको लें, एक्स 50 को लें या एक्स 60 को लें, किसको लें हम लोग? एंड ऑल्सो यू आर कैलकुलेटिंग द एस्टिमेट ऑफ द मीन। सो हम क्या करते हैं इधर, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द एस्टिमेशन हम लोग सबकी मिडिल वैल्यू ले लें। जैसे फ्रॉम 50 टू 60 इट इज 55, हमारा एक्स क्या होगा? 55। यहाँ पे क्या होगा? फ्रॉम 60 टू 70 इट इज 65, 70 टू 80 इट इज 75, then 85 and then 95। so basically because of this estimation हम लोग को वैल्यू एक ही चाहिए ना फॉर द कैलकुलेशन। तो हम लोगों ने क्या किया, एस्टिमेट करने के लिए इनके दोनों की मिडिल पॉइंट ले ली ताकि हमारा एक एस्टिमेट आए, एक एस्टिमेट ऑफ मीन आए। हमारी एक्स की वैल्यूज क्या हो गई फिर? 55, 65, 75, 85 एंड 95। तो हम लोग क्या करेंगे, अब वही सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लगाएंगे फॉर्मूला, एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे एंड देन उनको ऐड करते रहेंगे। तो सिंपली वी विल डू 55 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 65 multiplied by 13 plus 75 multiplied by 6 plus 85 multiplied by 7 plus 95 multiplied by 4। So that's how you will calculate the sigma fx and then sigma f is 50। मैंने पहले से calculate किया हुआ था, या चलो लिख भी देता हूँ, चलो 20 plus 13 plus 6 plus 7 plus 4, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एस्टिमेट ऑफ मीन आएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, वाइल कैलकुलेशन भी बहुत मिस्टेक होती है, जैसा आप लोगों ने लिखा है और जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जैक्टली कैलकुलेटर में ऐसे डालना, ब्रैकेट्स भी डाल दो तो और अच्छी बात है। 55 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 65 मल्टीप्लाइड बाय 13 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट खोला, फिर 75 मल्टीप्लाइड बाय 6। उसमें बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, कभी मल्टीप्लाई 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 लगा रहे होते हैं प्लस की जगह। तो आप लोग प्लीज इसको ध्यान से करना और जैसा लिखा है वैसे कैलकुलेटर में लिख देना ताकि कोई गलती ना हो। एस्टिमेट ऑफ मीन अगर हमारे पास रेंज दी हुई होगी ना, हम हमेशा ऐसे ही करेंगे बेटा। जैसे जब भी हमारे पास रेंजेस आ जाएंगी ना, देखो रेंज से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें नहीं पता हमारा हमारा फॉर्मूला में हमारा जो एक्स है वो हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, हम एक्स में क्या 50 ले रहे हैं 60 ले रहे हैं, तो हम इसकी मिडिल वैल्यूज ले रहे हैं जैसे 55 65, और हम हमेशा रेंज वाले क्वेश्चन जो है ऐसा ही करेंगे। क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हमारा आंसर आ रहा है 67.4 kg। तो हमारा एवरेज ऑफ मीन इज 67.4 kg। And yes, because we were calculating the mass of 50 to 100 kg student या people, तो उनके बीच का तकरीबन आंसर आया 67.4। अब यहाँ पे पता है बात क्या हो सकती है, यहाँ पे भी मीन बहुत इफेक्ट हो सकता है, और अभी इफेक्ट होता हुआ भी नजर आया आप लोगों को। देखो यहाँ पे शुरुआत में बहुत ज्यादा मैंने वैल्यूज रखी है, शुरुआत में 20 और 13 रखा है, तो यही यही कहीं आंसर आ रहा है आप लोगों का, इसी क्लास के करीब आ रहा है, 67 पे आ रहा है, देख सकते हो आप लोग। लेट्स से मैं इसको 20 से उठा के 50 कर दूं, तो आपका आंसर बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट होगा कि आपका और आंसर कहाँ आएगा, इसी तरफ आ रहा होगा, इस तरफ शिफ्ट हो रहा होगा। तो हो सकता है फिर आपका 60 आ रहा हो या 59 आ रहा हो। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जी सर। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू जो है वो इसी तरीके से 20 या 30 रख दूं, तो हमारा फिर आंसर यहाँ कहीं आ रहा होगा, हो सकता है 72 75 आ रहा हो। आप लोग एक्सपेरिमेंट करके खुद भी देख सकते हो बाद में। ठीक है, तो दैट्स हाउ मीन कैन बी इफेक्टेड। ओके सर। क्लियर है? जी सर। मीन कैसे निकाला समझ में आ गया? मीन के 4 मार्क्स होते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट मीडियन की बात करते हैं। मीडियन के अंदर भी वो मीडियन क्लास पूछेगा,
कि मीडियन कौन सी मीडियम क्लास है। फॉर्मूला अगेन सेम होगा, कॉन्सेप्ट सेम है। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ प्लस 1/2। सिग्मा एफ 50 था, 50 प्लस 1/2, इसका मतलब है 51/2, which is 25.5th position। एंड यू नो दैट 25 पोजीशन एंड 26 पोजीशन को देखना पड़ेगा और उनके भी बीच का आंसर निकालना होगा। यही चीज समझाई है मैंने अभी तक। एग्जैक्टली। जी, अब हमें देखना है कि 25 और 26 पोजीशन में हमारा आंसर आ क्या रहा है। तो देखते हैं ऊपर से। देखो, फर्स्ट 20 पोजीशन आपको कहाँ मिलेंगी, यहाँ पे मिलेंगी। 1 2 3 4 5 6 20 पोजीशन यहाँ पे। 21st पोजीशन यहाँ पे होगी, 26 भी यहाँ पे होगी, 27 भी यहाँ पे होगी, और 33rd पोजीशन तक आपकी यहाँ तक पोजीशन होंगी, राइट। राइट। तो यहाँ पे ही आपका 25th पोजीशन भी आ रही है और 26 पोजीशन भी आ रही है, और दोनों पोजीशन सेम आंसर दे रही है, विच इज 60 एंड 70। तो आपका आंसर भी क्या होगा, 60 to 70। समझ में आया आप लोगों को। अलग अलग पोजीशंस पे आएगी तो आपको इसका मॉडल क्लासेस वाले आंसर्स के क्वेश्चंस के अंदर ऐसा होता नहीं है। अगर मैं इस तरह की क्वेश्चन की बात करूं, लेट से 1 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, तो फिर आप दोनों वैल्यूज ले लो, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करो, दोनों का मिडिल लो, विच इज 1.5। ठीक है। कैसे सर, क्या मतलब? मतलब कहने का ये है कि लेट से पोजीशन आ रही थी हमारे पास, एक मिनट बताता हूँ। लेट से पोजीशन आ रही है 7 and 8। क्वेश्चन ऐसा है कि 7 पोजीशन भी आ रही है और 8 पोजीशन भी आ रही है। तो यहाँ तक तो कितनी हो गई पोजीशन, 2 पोजीशन। यहाँ तक कितनी हो गई, 7 पोजीशन। तो 7 पोजीशन में आंसर आ रहा है 1 जी। लेकिन 8वीं पोजीशन में आंसर आ रहा है 2। तो इनके भी मिडिल निकालना पड़ेगा, विच इज 1.5। तो आपका मीडियन क्या होगा, 1.5। क्लियर, सही है फातिमा। जी सर। यस सर। अब्दुल्ला, ठीक है बेटा, शाबाश। तो हम लोगों ने चेक कर लिया मीन मीडियन मोड कैसे निकाला जाता है ग्रुप डेटा में, अनग्रुप डेटा में। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मीन मीडियन मोड मतलब क्या है, सबको पता होना चाहिए। बहुत कंफ्यूज होते हो आप लोग कि मीडियन को मोड समझ लेते हो, मोड को मीडियन समझ लेते हो। मीडियन नाम में लिखा हुआ है कि मिडिल वैल्यू है, मीडियन है। ठीक है, प्लीज गलतियां नहीं करना, इसको अच्छी तरीके से जो है डाइजेस्ट करना, टाइम लगता है इसको समझने में। और फिर हम लोग नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हमारा क्या क्या हो गया, हमारा ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा हो गया। मैंने यहाँ लिखा ही नहीं है ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा, ग्रुप एंड अनग्रुप हो गया है। आप लोग देख सकते हो अभी ये स्टार्ट हुआ है चैप्टर, और कितना बड़ा चैप्टर है। अब हम टेबल्स भी हो गया ना बेसिकली हमारा, हम लोग अब चार्ट्स पढ़ेंगे, ग्राफ्स पढ़ेंगे, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ठीक है, यस ओके सर। सर। ओके देन, अल्लाह हाफिज। सर हाँ एक पूछो बात, पूछो, क्या कह रहे हो। कल फातिमा और मैं ग्रुप पे एक कुछ चीज डिस्कस कर रहे थे। जी देखो, बेटा। तो उसमें हम जो 7 कॉमन ले रहे थे, तो मुझे वहां पे समझ नहीं आ रहा था 7 कॉमन कैसे ले रहे हैं, क्योंकि हम तो पहले ही 7 से ऊपर मल्टीप्लाई करा चुके हैं, फिर वापस कॉमन क्यों ले, 7 बचा ही नहीं है। आप मुझे क्वेश्चन बता सकते हो बेटा। मैं आपको क्वेश्चन ही भेज दूं। अच्छा, ये मिल गया मुझे, ये आप कह रहे हो ना 0 + 28 x 20x स्क्वायर प्लस 77x प्लस 14, ये क्वेश्चन है शायद आपका। सर एफ पार्ट था। हाँ, तो बेसिकली देखो, आप इस सेकंड लास्ट स्टेप में पहुंचे और आप पूछ रहे हो कि मैं आगे जाके कॉमन क्यों ले रहा हूँ, ऐसा ही है। जी सर। और हमें पता हाँ, कैसे कि हमने 7 से कॉमन लेना है या किससे कॉमन लेना है, ये समझ नहीं आया। अच्छा ये भी बता देता हूँ मैं। देखो, आपको किस में शो करना था, आपको इन्होंने कहा था कि 4x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 2 में शो करो। क्वेश्चन कह रहा था इसमें शो करो, मतलब फॉर्म ये होनी चाहिए। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 28 आ रहा है आपका, लेकिन इन्होंने बोला 4 होना चाहिए। यहाँ 77 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 11 है। यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 है, विच मीन्स कि आपको अपनी इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करना है।
और सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है कि आपने कॉमन ले लिया, और कॉमन ऑलवेज टेक हाईएस्ट कॉमन, और हाईएस्ट कॉमन यहाँ पे 7, और 7 ही आ रहा है, इसके अलावा और कोई कॉमन आ भी नहीं रहा है, तो यू कैन टेक 7 एज अ कॉमन, और आपने क्या लिया, सबको डिवाइड कर दिया बाय 7, और फिर यहाँ का 7 वहां जाके डिवाइड हो सकता है, विच मीन्स ये कुछ ऐसी इक्वेशन हो जाएगी, और 0 डिवाइड बाय 7 0 हो जाएगा, और आपने ये शो कर दिया लाइक दिस। तो बिकॉज ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ द इक्वेशन हम लोग कॉमन ले सकते हैं। क्लियर? ओके सर, थैंक यू, समझ गया। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।